यहाँ पे की पीटीआई हारी है, वो इस वजह से हारी है कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। जो महंगाई जो कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसके असरात जाहिर है कि हम पे पड़े हैं। हार जीत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। हम पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। केपी के लोकल बॉडी इलेक्शन में जो हशर हुआ है हुकूमत के उम्मीदवारों का, वहाँ पर धांधली की कोशिश की गई, वो भी आपके सामने है। वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में धांधली हुई थी। नादीदा क़ुव्वत है, जमीयत के सामने रुकावटें बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज़। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त को तस्लीम कर लिया। महंगाई का समंदर तहरीक इंसाफ को ले डूबा है। तहरीक इंसाफ के घर में मौलाना ने एंट्री मार दी है। अच्छी बात यह है कि इस बार धांधली का ज़्यादा शोर भी नहीं हुआ। बल्दियाती इलेक्शंस 2021 के अब तक के नताइज के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की जमात सबसे आगे है। तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है। आज़ाद उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं। एएनपी और मुस्लिम लीग नून चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी को कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि केपी में 18 अजला के इंतखाबात का दूसरा मरहला जनवरी में होना है। लेकिन फिर भी 8 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ये ऑब्वियसली बड़ा ज़ोरदार धचका है। केपी के वो सूबा नाज़रीन जिसने इमरान खान पर सबसे पहले एतबार किया। 2013 के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान को अपना हाकिम चुना। इस ही सूबे के अवाम ने 2018 में तहरीक इंसाफ को दोबारा बड़े मार्जिन से जितवाकर फिर से हुकूमत दी। ये पहली बार था कि केपीके ने किसी भी पार्टी को दूसरी बार हुकूमत बनाने का मौका दिया। 2015 के बल्दियाती इलेक्शंस में भी तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल हुई। हालांकि उस वक्त वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। आज से 3 महीने पहले तक भी कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने केपीके में तमाम जमातों को शिकस्त दी थी और हैरानकुन तौर पर मौलाना फजलुर रहमान पूरे सूबे से एक भी नशस्त हासिल नहीं कर सके थे। लेकिन सिर्फ 3 महीनों में नाज़रीन ऐसा क्या हुआ है कि सब कुछ ही बदला नजर आ रहा है। इस पर बात करने के लिए सबसे पहले मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक। बहुत शुक्रिया तारिक आपके वक्त का। तारिक, ये हुआ क्या है इन 3 महीनों में? क्या हुआ है? केपीके का समा ही बदला हुआ है। महंगाई तो 3 माह पहले भी थी ना। देखिए किरण, एक तो अगर हम मुआवजना करें कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन का बल्दियाती इलेक्शन के साथ, तो मेरे ख्याल से ये मुआवजना जो है ये ठीक इसलिए भी नहीं होगा कि कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन होते हैं वो बड़े महदूद पैमाने पे होते हैं और वो आपके पूरे शहर के जो ना एक ख़ास कोने के अंदर ही होते हैं। तो उसमें जो ना जो आवाम की राय होती है किसी शहर की, किसी कस्बे या किसी इलाके की, तो उसकी अक्कासी उन इलेक्शन में जो ना वो नहीं होती। उसके बावजूद भी हमने देख लिया था कि यहाँ पे कि उसमें भी जो है ना ये इलेक्शन में भी पीटीआई ठीक है कि वो यहाँ पे वो बरसर इक़्तिदार थी, लेकिन उस तरह ख़तर ख्वाह उनका नतीजा नहीं आया। बल्दियाती इलेक्शन में आपने देखा है कि चूँकि पूरे सूबे के अवाम, बल्कि 17 अजला के अवाम जो है वो इसे इन्वॉल्व थे और बड़े आपने टर्न आउट भी कल देख लिया था, पेशावर का भी देख लिया था, नौशहरा के भी देख लिया था कि जहाँ पे लोग जिस बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं, घरों से निकले हैं, उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। तो उससे भी अंदाज़ा होता है कि लोगों को कितना, और फिर उसके जो नताइज सामने आए हैं तो उन नताइज से भी आपको पता चल गया था कि ये लोग महंगाई के, बेरोज़गारी के ये कितने थपे हुए थे, उसकी चक्की में जो पिस रहे थे। तो उन्होंने अपना गम और गुस्सा इस सूरत में निकाला कि उन्होंने एतमाद किया एक ऐसी पार्टी पे कि जिसके बारे में जो ना ये अमूमन तासुर यह है कि वो मजहबी पार्टी है और इंतहा पसंद की खूगर है। लेकिन ऐसा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो ना काफ़ी अर्सा पहले भी कहा था और आज भी उन्होंने ये बात कह दी थी कि हम तो ये समझते हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा और बल्कि इस मुल्क की जो ना से बड़ी सियासी जुमात हैं। तो ये तमाम चीज़ें, अच्छा अगर आप ये पूछ लें कि जी वजूहात क्या थी कि जिसकी बिना पे जो ना तहरीक इंसाफ अपने ही मजबूत घर में जो ना उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो ठीक है कि वो जो उनके वो ज़रा तस्लीम करते हैं कि महंगाई जो ना एक बड़ी वजह है, यकीनन बड़ी वजह है, लेकिन महंगाई और बेरोज़गारी के अलावा कुछ और अवामिल भी हैं। और वो अवामिल ये थे कि सबसे पहले तो ये कि इनकी 8 साल ये बरसर इक़्तिदार रहे हैं, आज ये 9वां साल इनका जारी है।
इसमें अगर आप सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी देख लें तो वो कारकर्दगी भी जो ना ये एक बहुत बड़ी वजह हो अच्छा, सकती है। एक तरफ तो ये वाली अवामिल है तारिक, एक तरफ तो चले ठीक है आप सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो क्या आप कह सकते हैं पीडीएम की तहरीक का फल मौलाना साहब को मिल रहा है? क्योंकि असेंबली से बाहर होने के बावजूद उन्होंने ऑपोजिशन लीडर का किरदार बड़ा जबरदस्त अदा किया है, अपने एक सख्त मौक़िफ़ पर कायम रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मौका देखकर अपना अपना पैंतरा बदलते रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब स्टक रहे हैं अपने मौक़िफ़ पर। देखें आज भी जो ना मेरे एक पीटीआई के दोस्त के साथ जब बात हो रही थी तो मैं उनको यही कहना चाह रहा था, मैंने उनको कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इलेक्शन है उनके पीडीएम का जो बयानिया है उसके तनाजुर में देख लें, या वोट को इज्जत दो जो है उसके बयानिया के तनाजुर में अगर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि शुरू दिन से जब ये 2018 का इलेक्शन हुआ था उसके बाद से मौलाना फजलुर रहमान ने जो है कभी मुफाहिमत वाली पॉलिसी नहीं अपनाई थी और उसने वही मुजाहिमत वाला रास्ता अपनाया था, और उसी मुजाहिमत वाले रास्ते की वजह से जो ना यकीनन उनको मुश्किलात भी सामने आई हैं, लेकिन उनके उस बयानिए यानी को कबूलियत खैबर पख्तूनख्वा में मिल गई थी। और यहाँ के अवाम जो ना जैसे अमूमन कहा जाता है कि यहाँ के अवाम, लेकिन यकीन जानिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बड़े बाशूर हैं, बड़े जो ना उनके अंदर सियासी बसीरत है और वो जो ना बर वक्त वो अपना फैसला कर लेते हैं। जैसे 2018 में उन्होंने दोबारा इत्तेमाद कर लिया था पीटीआई पे, वो एक्यूरेट फैसला कर रहे होते हैं। तारिक ये कहिए क्या हम कह सकते हैं इस जीत को हम जेयूआई की तारीख में बल्दियाती इंतखाबात में सबसे बड़ी कामयाबी कह सकते हैं? अब क्योंकि इससे पहले इनका मेयर भी रहा है लेकिन वो एमएमए के प्लेटफॉर्म से था। देखें जिला नाजिम रह चुके हैं, बिल्कुल यकीनन बनू में भी रह चुके हैं, पेशावर में भी रह चुके हैं, लेकिन उस वक्त जो ना ये मजहबी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे थी जिसका नाम था एमएमए। तो मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से खैबर पख्तूनख्वा में जो जिसके बेटे जो ना आज सिटी मेयर बन गए हैं जुबैर, इनके वालिद थे गुलाम अली, वो सेनेटर भी फिर बन गए थे, वो ज़िला नाजिम भी थे। और ये भी जो ना पेशावर की एक अच्छा एंगल ये भी है कि पेशावर के ज़िला नाजिम जो था उसका बेटा भी जो ना पेशावर की हुक्मरानी का ताज उसके सर पे सज गया है, ये भी जो ना एक अच्छा एंगल है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है जेयूआई के लिए कि उन्होंने इतने यहाँ पे एक तो हुकूमत भी जो उनके मुखालिफ थी, पीटीआई की हुकूमत है, यहाँ पे सरकारी मशीनरी और उनके वसाइल का भी इस्तेमाल था, यहाँ पे उनका भी खदशा था, लेकिन एक अच्छे शगुन और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे धांधली की उस तरीके से मुनज़्ज़म कोशिश नहीं की गई, ना जो ना हुकूमत ने असरअंदाज होने की कोशिश की, और बल्कि अपोजिशन की तरफ से तो ये आराबी सामने आ रही है कि परसों का जो वाक़या हुआ था तहसील गुरगटली में कि जहाँ पे जो ना एक खातून पोलिंग एजेंट पोलिंग वो जो थी ये वो जो ना वो टपे लगा रही थी पीटीआई के उसके उम्मीदवार के उस पे बैलेट पेपर पे, और फिर फौरी तौर पे अपोजिशन जमात को जो रद्द अमल आया है तो उनका ये मौक़िफ़ है कि उसकी वजह से भी काफ़ी दबाव में आ गई थी, सूबाई हुकूमत भी आ गई थी और जो हुकूमती मशीनरी है वो भी दबाव में आ गई थी, और उन्होंने उस तरीके से जो ना सही सूबाई हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं ना साथ साथ कि ये हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया तारिक, में आप साथ मौजूद थे। शौकत यूसुफ जई साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये क्या हुआ है केपीके में तहरीक इंसाफ के साथ? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बल्दियात बात है, आपको पता है ये निचले लेवल पे पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान में, विलेज काउंसिल लेवल पे, यानी हर घर के सामने एक उम्मीदवार आपको मिलेगा, और इस तरह के इलेक्शन में के अंदर जो है ना पार्टी से ज्यादा उनकी बरादरीज़म, उनका असर रसूख, जाती और खानदान और ये सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर इस इलेक्शन के इसमें यह भी हुआ है कि तहरीक इंसाफ की चूंकि ज्यादातर यूथ पर मुश्तमिल है और बहुत ज्यादा तादाद में यूथ जो है वो इलेक्शन में खड़ी भी हुई, आजाद भी बहुत सारे खड़े हुए, तो चूंकि ये मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी वो हुआ कि निचले लेवल पे बहुत जगहों पे टिकट नहीं दिए गए, आजाद छोड़ा गया, तो जाहिर है बहुत सारे लोग खड़े हो गए, तो उसका नुकसान भी हुआ। तो ये मैं नहीं समझता कि पार्टी का वोट बैंक कम हुआ या मकबूलियत कम हुई, अभी भी हमने क्यों आजाद छोड़ा गया, कौन इसका जिम्मेदार है? अभी आधा इलेक्शन रहता है, नुकसान पहुंचा ना, अभी आधा जिम्मेदार कौन है इसका शौकत साहब? नहीं देखिए वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है, वो हम जायजा ले रहे हैं, हमारी पार्टी है वो बिल्कुल जो हमारी लीडरशिप है वो उसका जायजा लेगी, कहाँ कमजोरी आई है, कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे खामी हुई है, वो तो दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इशू रहा है कि पीटीआई मुकाबला पीटीआई, क्योंकि एक दूसरे का मुकाबला करते रहे, तो थोड़ी सी वो हुई है, लेकिन इंशाल्लाह जो तासुर दिया जा रहा है कि कहीं बस बिल्कुल
तारिक इंसाफ जो है वो आउट हो गई, इस तरह नहीं है। तारिक इंसाफ ने ठीक ठाक सीटें ली। आप देखें पूरे इलेक्शन में, आप देखें तो 17 डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन सर पीटीआई मुकाबला पीटीआई हो गया, आपस में कारकुन लड़ते रहे, टिकट पे लड़ते रहे, आप लोगों को अभी तक नहीं पता चला कि हुआ क्या? अभी आप लोग जायजा लेंगे सर कि हुआ है क्या? नहीं देखिए, ये होता है, ये हर बड़ी जमात के साथ जब यूथ साथ होते हैं तो इस तरह की चीजें होती है। लेकिन ये चूंकि विलेज काउंसिल लेवल के इंतखाबात थे ना, उसमें रोकना काफी मुश्किल होता है। और हर एक ने जो इलेक्शन लड़ा है, जो खुशी की बात है, वो शेख के इमरान खान की तस्वीर के साथ लड़ा है, तो वो अभी भी तारिक इंसाफ का ही वोट है, चाहे जिसने किसी सूरत में लिया हो। और दूसरी बात ये कि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि पुरअमन इंतखाबात हुए, हम असरअंदाज नहीं हुए। ये क्रेडिट जाता है वजीर आला महमूद खान को। पूरा दिन वो मॉनिटर करते रहे कि कहीं कोई मिसहैप ना हो जाए, कोई वाकया ना हो जाए, उसको बाकायदा खुद मॉनिटर करते रहे। तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरा जो इमरान खान का विजन है कि निचले लेवल पे, निचली सतह पे इख्तियारात दिए जाएं, वो पाया तकमील तक पहुंच रहा है वो अमल, जिसके लिए हमने बड़ी मेहनत की है और डायरेक्ट इलेक्शन कराया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर कहाँ खामी हो गई सर? और क्या समझते हैं आप, महंगाई कितना बड़ा फैक्टर है सर? पंजाब के कंटोनमेंट बोर्ड, वहां पर इंतखाबात, वहां पर आप लोगों को शिकस्त हुई, यहाँ पर आपका अपना सूबा, 2 बार आप इक़्तिदार में यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर भी आप लोगों की हालत अच्छी नहीं है। समझते हैं महंगाई जिम्मेदारी है, महंगाई पर जिम्मेदारी डालते हैं सर? देखिए, ये जो बात है ना कि हमने 8 साल इलेक्शन इक़्तिदार कर लिया तो बलदियाती इलेक्शन में हमारी सीटें कम आ गई। मैं अगेन ये कहूंगा कि हमारी सीटें कम नहीं है, अभी भी कुछ रिजल्ट रहते हैं, हमने ठीक ठाक सीटें ली है। और मैं आपको ये बताऊं कि क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि वो जो मरियम नवाज कहती है कि पूरा पाकिस्तान मेरा है, तो उन्होंने कितनी सीटें ली है? 2। और पीपल्स पार्टी जो कहते हैं 4 सूबों की जंजीर, तो वो कहाँ है? वो तो उन्होंने तो एक सीट भी नहीं ली है। तो असल चीज तो ये है कि आप जो बड़ी बड़ी पार्टियां सर, आप लोग मौलाना फजल रहमान साहब को भी सर नहीं मानते सियासी रहनुमा, उन्होंने आपसे ज्यादा सीटें ले ली, 18 सीटें ले ली उन्होंने सर। देखिए, सीटें ले ली हैं, मैंने तो आपसे कहा ना कि हमारी अपनी भी गलतियां थी ना। अपनी गलतियां ये थी कि हमने पहले तो अपने साथ मुकाबला किया है, तो ये गलती तो है, मैं तो मानता हूं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है। लेकिन पीटीआई का वोट कम नहीं हुआ है, पीटीआई से मुकाबला हुआ है। इंशाल्लाह वो इंटेक रहेगा वोट, वो इमरान खान का ही वोट है। जब भी सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे, आप इनका असर देखेंगे इन लोगों का, ये कहीं से भी नहीं आ सकते। लेकिन जाहिर है हमारी उससे सियासी बयानात, अगर आप उनके सियासी बयानात याद कर रहे हैं ना, तो सर आप लोगों की तरफ से भी तो ये कहा जाता है कि अगले इलेक्शंस भी आप लोगों के होंगे, लेकिन अभी तो बल्दियाती इंतखाबात में नतीजे देखिए ना। अब मैं महंगाई की बात कर रही हूँ, तो सर महंगाई को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। वो बताइए, वो कितना बड़ा फैक्टर है सर? जो नतीजे आप लोगों को मिल रहे हैं, वो चाहे आप पंजाब में देखें, चाहे आप KPK में देखें सर। देखिए, सर आप ये मानेंगी कि सबसे बड़ा जो हेल्थ रिलीफ दिया है वो इस सूबे ने दिया है, और 100% दिया है। आपको पता है, गरीब लोग आके अपने ऑपरेशन कराते हैं, इलाज कराते हैं, दिल का इलाज कराते हैं, अब तो लिवर ट्रांसप्लांट तक हम चले गए। ये बहुत बड़ी रिलीफ है। फिर दूसरी रिलीफ हम एजुकेशन में दे रहे हैं, एजुकेशन कार्ड, और इस तरह किसान कार्ड। ये नहीं कि सिर्फ महंगाई है, महंगाई के अलावा महंगाई को कम करने के लिए हमने बहुत सारे इकदाम किए हैं। एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया है इमरान खान की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, पूरे उसके लिए। और उसमें भी तकरीबन आप देखें कि कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है लोगों को। तो ये सिर्फ ये हम नहीं कह सकते कि जो महंगाई थी इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन ठीक है, फैक्टर है, ये लोगों ने उछाला। मैं ये बात वसूख से कह सकता हूं कि जब भी कोई हुकूमत जाती है ना और इस तरह के इलेक्शन में आती है, तो उसके खिलाफ क्या होता है? ये एजी लोड है, ये सर महंगाई है सर, लोगों ने उछाला नहीं है शौकत साहब, महंगाई है। ठीक है, अपोजिशन ने महंगाई को उठाया है, इशू को नहीं, मैं कब कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन उसको कम करने के लिए देखिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया है। उसमें लोगों को खाने पीने की जो अशिया है उसमें बाकायदा सब्सिडीज दी जाएंगी। हेल्थ का कितना बड़ा रिलीफ है। कोई गरीब आदमी सोच सकता था कि उसका दिल का ऑपरेशन जो है फ्री होगा? कोई सोच सकता है कि लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो जो 60-70 लाख का होता है वो फ्री होगा? ये देखिए, रिलीफ भी बहुत दिए और पॉलिसी दी है। सबसे बड़ी चीज जो हमने दी है, देखिए कराची का इलेक्शन भी हुआ था ना, वो भी सबके सामने के आखिर वक्त वो कहता रहे जी मेरे तो इख्तियारात ही नहीं है। यहाँ पिछले हुकूमत पे अगर हमारे वो देखें तो हमने उस वक्त भी हमने अक्रॉस द बोर्ड सबको फंड दिया था, इस दफा भी सबको फंड देंगे।
शौकत साहब, दिल और गुर्दे के ऑपरेशन से ज्यादा असर सबको रोटी की जरूरत होती है और वहां पर बहुत ज्यादा महंगाई है। शौकत साहब, अब मुझे ये बता दीजिए सर, एक पूरा दिन गुजर चुका है, ये शिकस्त, ये नंबर सामने आए हुए हैं, खान साहब ने कोई पूछगछ की है? अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं, तो इस पर भी कोई खान साहब ने बात की है अभी तक? देखिए, वो पार्टी का सरबराह है और डेफिनेटली करेंगे। वो मुझसे तो नहीं करेंगे, वो तो चीफ मिनिस्टर साहब से करेंगे और पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनसे करेंगे। लेकिन ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो तमाम हर पार्टी अपना अपना वो अहाता करेगी कि कहाँ गलती होती है। अब देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन आप इस चीज को नहीं उठा रही कि पीपल्स पार्टी कहाँ गायब हो गई। आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी यहाँ नहीं होती थी। पीपल्स पार्टी ने यहाँ 2-3 मरतबा इख्तिदार किया है। मुस्लिम लीग के यहाँ इख्तिदार रहा है 2-3 बार, उनके वजीर आला रहे, उनके गवर्नर रहे, तो वो पार्टी इस तरह से खत्म हो रही है। अब ये देखें, ये बड़ी खुशाइन बात है कि जो 2 बड़ी पार्टियां हैं वो तो तरह से उनका सफाया हो गया है। इंशाल्लाह ये तारीख इंसाफ सर, मौलाना साहब का आना भी खुशाइंद है। आधा इलेक्शन सर, है पूरे सूबे का। 2 बड़ी जमातों को नंबर्स ना मिलना, मौलाना साहब का आना सर खुशाइंद है। अवाम का फैसला है ना। देखिए, अवाम का फैसला है। देखिए अवाम ने उनको वोट दिया है और अगर देखें हम अपनी गलतियां ना दोहराते और हमारे 3-4 उम्मीदवार ना होते तो फिर मौलाना भी सड़कों पे होता, वो भी कहता जी मेरे साथ धांधली हुई है। लेकिन कम से कम ये तो अंदाजा हो गया ना कि ये सूबा धांधली नहीं करता, ये हुकूमत जो है इमरान खान की हुकूमत धांधली नहीं करती, ये तो साबित हो गया ना। तो ये चीज अब जो पीपल्स पार्टी गई है, अदालत जा रही है कि जी हमारे साथ धांधली हुई है, वो जरूर पूछे मौलाना साहब से कि जी धांधली आपने क्यों कराई है। क्योंकि उन्हीं के एक उम्मीदवार के वालिद जो है वो टीवी पर वो वायरल हुई है उनकी वीडियो, वो बाकायदा कहते हैं, मेरे पास वीडियो अभी भी मौजूद है, अगर आप कहते हैं मैं आपको भिजवा दूं। उसमें वो कहता है कि 1 महीने में मैंने 20 करोड़ रुपए लगाए हैं, वो किसी को बता रहा है और गुस्से से बता रहा है। तो ये पूछे ना इलेक्शन कमीशन कि इसमें पैसों का इस्तेमाल क्यों हुआ है। हमने तो पैसों का इस्तेमाल खत्म करने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन कराया। पहले क्या होता था, अगर हमारी नीयत खराब होती तो हम तो बड़ी आसानी के साथ हुकूमत में थे, जब इलेक्शन हो जाते नाजिम अपना ले आते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जो सिस्टम इमरान खान ने दिया है ना, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। सही। शौकत साहब, पिछली अब 2 जो लोग यहाँ पर जमातों का आप तस्करा कर रहे हैं, उन्होंने नंबर्स लिए नहीं लिए, उनसे ज्यादा आपके लिए सर सिचुएशन इस वक्त अलार्मिंग है कि आपके नंबर्स को क्या हो गया। अब सर, क्या तहरीक इंसाफ को अंदाजा था नताइज का कि आपके हक में नहीं आएंगे? शायद इसीलिए सर खैबर पख्तूनख्वा के 2015 के एक्ट के तहत सर 23 महकमे मकामी हुकूमतों के मातहत थे, लेकिन अब उसमें तरमीम करके इदारों की तादाद में कमी लाई गई है और अब 10 महकमे सर मकामी हुकूमतों के तहत किए गए हैं। अब बजट को भी सूबाई हुकूमत की अप्रूवल से मशरूत किया गया है। सर, अंदाजा था कि आप लोगों को के नताइज ये आने वाले हैं? देखिए, हमने जो 5 साल गुजारे हैं ना पिछले, और उससे जो कुछ हमने सीखा है वो ये नहीं कि हम नताइज की परवाह थी। हम जितना वो उनकी कैपेसिटी हो सकती थी वो हमने देने की कोशिश की है, ताकि जो अवाम को पूरी रिलीफ मिल सके। इस निज़ाम से बेहतर निज़ाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होगा। ये इमरान खान की ख्वाहिश भी थी और वज़ीर आला महमूद खान ने इस पर पूरी कोशिश की है, मेहनत की है, उसको क्रेडिट जाना चाहिए। हमारे पास देखें, फाटा पहली दफा मर्ज हुआ और फाटा में पहली दफा इलेक्शन हो रहे हैं और वहां पे देखें ये घर घर का इलेक्शन था। इसमें तो इतना खदशा था कि इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। लेकिन मैं ये अगेन में आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं ये सूबाई हुकूमत को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मैनेज किया इसको। पुरअमन इलेक्शन हुए, 2-3-4 वाकयात हुए, दहशतगर्दी के वाकयात भी हुए, बड़े अफसोसनाक बात थी और उसमें हमें अफसोस भी है। लेकिन ओवरऑल जो कुछ होता है एक आम इलेक्शन के दौरान, जो एक सीट पे भी इलेक्शन होती है ना प्रोविंशियल असेंबली की, उस पे कितने झगड़े होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, घर घर इलेक्शन हो रहा था। शौकत साहब, तो ये क्रेडिट तो बिल्कुल ठीक है शौकत साहब, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आपके नंबर्स को क्या हुआ है? बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद थे सेनेटर जाहिद खान साहब, ANP से ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। सर, खुशामदीद आपको कहूंगी। अब कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ में और ANP में जोर का जोड़ पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो सर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने आपको बिछाड़ दिया। सर, क्या कहेंगे? साफ शफाफ हुए हैं इस बार इंतखाबात सर बल्दियाती? शफाफ तो इसलिए हम इसको नहीं कहते कि प्री पूर्व रैगिंग हो गई थी। और आपको याद होगा कि असद केसर का एक ऑडियो भी सामने आया था जिसमें उसने कहा कि 70 करोड़ रुपए मेरे जेब में पड़े हुए, 2 अरब रुपए में खर्च कर रहा हूँ, ये सीट जीतना चाहिए। हम क्यों हार गया।
लेकिन इसके बावजूद भी कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दिया कि आप न जाए क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, लेकिन वो फिर भी वहां चले गए। तो ये उसने और उसके वजीर और उसकी मशीर और सारे फिरते रहे और पैसा भी खर्च किया। सर, प्री पोल रिगिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को जितवाने के लिए की है? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान के मैं अभी आप अगर मुझे आप 1 मिनट दे तो मैं तफसील बताना चाहता हूँ। हमने 1 to 1 अपना इलेक्शन लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब की इलेक्शन पीडीएम का इलेक्शन था। उसमें अगर आप पेशावर में किसी से भी पूछे, आप अपने नुमाइंदे पेशावर से पूछे, आपको बता देगा वहाँ पे मुस्लिम लीग नून और शेरपाव खान उसको सपोर्ट कर रहे थे। इस तरह क्या सदे में भी उसको मुस्लिम लीग नून ने और उसने सपोर्ट किया है। तो हर जगह पे तकरीबन उसकी दूसरे पार्टियों ने सपोर्ट किया। हम 1 to 1 मुकाबले किया, लेकिन हमने जो सीटें हारे वो बहुत कम वोट से हारे और हमने भी गेन किया है। इस वक्त हमारी काफी सीट हमने लिए है। हम 3rd पोजीशन में इस वक्त है पार्टी की हमारी। तो हमारे इतना बिल्कुल। जाहिद साहब, रिगिंग किसने की है, धांधली किसने की है सर? धांधली तो धांधली की मैंने बात नहीं की। धांधली तो पीटीआई ने की है ना, जो परसों उसकी वो पेशावर शहर में वो पकड़े गए थे। पीटीआई ने धांधली की और मौलाना फजलुर रहमान साहब को जितनी सीटें मिली हैं उनको जेन्युइन वोट पड़ा है सर? नहीं, मेरी बात आप समझे नहीं। मैंने तो आपको कहा कि मौलाना फजलुर रहमान पीटीएम इलेक्शन लड़ा है, उसमें 3 पार्टियां थी। उसे मुस्लिम लीग नून। सर, मैं समझने की ये कोशिश कर रही हूँ कि अगर पीटीआई ने धांधली की है तो फिर तो पीटीआई के नंबर ज्यादा होने चाहिए थे ना? दीदी मैं तो और बात कर रहा हूँ, पता नहीं आपको धांधली की बात चल जाती। मैं कहता हूँ, मैं देखिए 2 बातें आप कर रहे हो। आप मेरे साथ अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात पूछी हो तो फिर उस पर जब मैं जवाब दूंगा। अगर आपने पीटीआई का पूछते तो फिर मैं उस पर आपको जवाब दूंगा। मैं आपको इस वक्त ये कह रहा हूँ, आपने मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल वहाँ पे अचीव किया है, लेकिन मैंने आपको कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ और पार्टी शरीक थे, मुस्लिम लीग नून ने उनको सपोर्ट किया है। आप किसी से भी पूछे, अपने रिपोर्टर से पूछे। आप उसने शेरपाव खान ने भी उसको सपोर्ट किया, जहाँ पे उसके जितना भी वोट था उसे सपोर्ट किया गया है। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई ने तो अपनी कोशिश की है। अभी एक जो बटाबेर की तहसील का है, जो गवर्नर का सीट है, उसमें हमारे बंदे जीता हुआ है, अभी तक उसके रिजल्ट रुका हुआ है। सर, इस बार जो बल्दियाती इलेक्शन में वोट पड़ा है वो आप कह रहे हैं पीडीएम की बेस पर पड़ा है क्योंकि जमातें मिली हुई हैं। 2015 में सर आपका पीपल्स पार्टी का मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात का इत्तेहाद था, सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे थी? नहीं, आपको गलत किसी ने कहा। अभी भी हमारे कभी भी हमने इतिहाद किसी से नहीं किया। आपकी जो नॉलेज है वो कमजोर है, आप किसी से पूछे। हमारा कभी भी हमने एनपी ने किसी के साथ इतिहाद नहीं किया है, किसी इलेक्शन में भी। आज तक हमारा किसी इलेक्शन नहीं हुआ है, इतिहाद नहीं हुआ है। और वो 2015 की कहते, जिसका भी कहते, हमने नहीं किया। अभी अगर करना होता तो अभी हम और पीपल पार्टी करते ना, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमने 1 to 1 उन्हें अपना इलेक्शन लड़ा, हमने अपना इलेक्शन लड़ा। सही। तो सर मौलाना फजलुर रहमान साहब की सूबे में जीत पर सर इस पर आप क्या कहेंगे? सियासी रहनुमा तो कहते हैं कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना हो तब तक कुछ नहीं होता। देखिए इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट मेरे एक अपने सियासी वर्कर के नाते में पूछ रहा हूँ, मुझे अंदर का नहीं पता, लेकिन मैं इस वक्त समझ रहा हूँ कि वो अभी इस वक्त पीछे है। अगर मौलाना फजलुर रहमान को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला हो, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान में आए हुए और वो पता है कि वो किसके तालिबान हैं, वो भी आप समझते हैं। मैं उस पर तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर है तो मुझे उस नुक्ते नज़र से ये होगा कि फिर बलूचिस्तान भी उसके खाते में जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा भी उसके खाते में जाएगा, क्योंकि हमारे एस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत है अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अच्छी ताल्लुकात रखने के लिए, और वो मौलाना फजलुर रहमान उसके लिए सही रास्ता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद खान में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कल OIC इजलास हुआ, इस पर बात करते हैं। After 15th August, if the foreign aid dries up, the foreign reserves get frozen, banking system freezes, any country is going to collapse unless action is taken immediately. Afghanistan is heading for chaos. Any government, when it can't pay its salaries of its public servants, hospital, doctors, nurses, any government is going to collapse.
not only to save the lives of the Afghan people, but also to enable humanitarian organizations to respond and operate effectively. 23 million people, 60% of the population, are facing hunger in Afghanistan. The OIC should play a leading role in mobilizing the international support for Afghanistan. वेलकम बैक वंस अगेन जी। पाकिस्तान को सिफारती महाज पर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। 41 साल बाद इस्लामाबाद में OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुस्लिम दुनिया को अफ़गानिस्तान के मामले पर एक पेज पर ले आए हैं। OIC के कुल 57 रुकन ममालिक में से 20 के वज़राए ख़ारजा और 10 नायब वज़राए ख़ारजा समेत 437 गैर मुल्की और इलाकाई वफूद इजलास में शरीक हुए हैं। और सबसे अहम कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान भी शरीक हुए हैं। इससे कबल पाकिस्तान में इस्लामी ताउन तंजीम का आखिरी इजलास सन 1980 में मुनक्किद हुआ था और तब भी एजेंडा अफ़गानिस्तान ही था। इस बार भी पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हुई हैं। मुस्लिम उम्मा अफ़गान अवाम की इमदाद के लिए आमादा हुई है। OIC ने अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी इस्लामिक डेवलपमेंट फ़ंड के क़याम का ऐलान किया है, जिसके लिए प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। अफ़गान अवाम को अद्वियात और वैक्सीन फराहम की जाएंगी। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम लाया जाएगा। OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी तारिक अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदे मुकर्रर किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफ़गानिस्तान की मदद करना हमारी मजहबी ज़िम्मेदारी भी है। OIC सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, अफ़गान अवाम के अच्छे मुस्तक़बिल की उम्मीद पैदा हो गई है और इस कॉन्फ्रेंस के तारीख़ी असरात ऑब्वियसली सामने आएंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अफजल चौधरी साहब, साबिक स्पीकर OIC हैं। खुशामदीद कहूँगी। इसके साथ साथ सुहेल शाहीन मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान तालिबान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब। सर, सबसे पहले तो ये कह दीजिएगा, अफ़गानिस्तान के लिए OIC का इजलास बुलाना पाकिस्तान की कोशिशों को अफ़गान हुकूमत किस तरह से देख रही है? हम अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान की कोशिशों को। उन्होंने जो OIC मीटिंग को कन्वीन किया। वाकई तौर पर अफगानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। वो उसके क्राइसिस के वजह सैंक्शंस है जो हम पर लगाया हुआ है। तो ये ज़रूरी है कि OIC आजिल तौर पर अर्जेंट बेसिस पर डिसीजन ले, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करे और इस पे भी इक़दाम करे कि अफगानिस्तान के इस्लामी इमारत की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करे। और हम रेडी है कि OIC से एंगेज हो जाए, जो भी मसाइल है उस पर बातचीत के ज़रिए हल को ढूंढ ले। सुहेल शाहीन साहब, क्या आप समझते हैं सर कि ये इजलास सिर्फ इमदाद के लिए नहीं बल्कि अफ़गान हुकूमत को आलमी सतह पर तस्लीम कर लेने का संगे मेल भी साबित होगा? जी, पहले ये है कि ये हुकूमत जो है अफगानिस्तान के अवाम की हुकूमत है। ये अवाम की हिमायत थी, जिसके नतीजे में हमने ऑक्यूपेशन को ख़त्म किया और 20 साल से जंग आज़ादी लड़ी, हमने जहाद किया। तो सारे ममालिक को चाहे जो आज़ादी ख्वाह हो, जो फ्रीडम लविंग हो, जो इसके ज़मीर बेदार हो, वो अफगानिस्तान के इस इस्लामी इमारत की इस हुकूमत को रिकॉग्नाइज करे और अफगानिस्तान अवाम से मदद करे। स्पेशली हमारा रिक्वेस्ट है इस्लामी ममालिक से, इस्लामिक कंट्री से, वो इस्लामी उसूल की बिना पर अपने अवाम के मदद करे। वो दूसरा ये सैंक्शन है जो ये प्रेशर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसकी कोई फायदा नहीं है, कुछ नतीजा नहीं। अगर किसी का मसला है वो आ जाए, हम रेडी है कि बातचीत के जरिए सारे मसाइल को हल करें। साहब, सर OIC ने नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान मुकर्रर किया है और जल्द दौरा भी मुतवक्के है। वेलकम करेंगे उन्हें और उनके वफ्द को? सर ये कि एक डेलीगेशन आ जाए अफगानिस्तान में, वो देख ले सिचुएशन हो, ग्राउंड रियलिटीज को अफगानिस्तान में, ये मुस्बत इक़दाम है। बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब, साथ आप मौजूद थे। अब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक स्पीकर OIC हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। सर, क्या पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस से आलमी दुनिया, खासकर सर मुस्लिम ममालिक और अफगान हुकूमत के दरमियान एतमाद की कमी को दूर करने में कामयाब हो गया है? जी किरण, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
किरण, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के ऊपर ये आलम इस्लाम का इत्माद है। सबसे पहली बात तो हमें ये कंसीडर करनी चाहिए जी। इससे जो अगली बात है, जैसा कि OIC की जब फॉर्मेशन हुई तो उस टाइम मस्जिद अक्सा के ऊपर एक यहूदी ने अटैक किया, तो ये एक मोटिवेशन था OIC की फॉर्मेशन का। अभी मैं समझता हूँ कि इसको फाल करने के लिए और इसको दुनिया के अंदर एक इफेक्टिव इसका इमेज बिल्ट अप OIC का भी करने के लिए ये अफगानिस्तान के इशू पे जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, ये बड़े दूर असरात अपने छोड़ेगी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी कंट्री जो है वो अलग थलग होकर तो रह नहीं सकता, इसलिए आलमी सतह पर जो तंजीमें बनी हुई हैं, UNO हो गई या OIC हो गई, इनके मेंबर रह के ही हमें अपनी जो आवाज है वो मजबूत तरीके से उठाना पड़ती है। OIC के अभी के अजलास के दूर असरात भी होंगे और उसके अलावा पाकिस्तान ने दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज ये दिया कि दुनिया का कोई भी कंट्री है, जब से इमिग्रेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस दुनिया के अंदर हुआ, उसके बाद से कोई भी सुपर पावर किसी कंट्री के ऊपर चढ़ दौड़ने से उस कंट्री को फतह नहीं कर लेती। उसके जमीनी हकायक को नजरअंदाज करके, उसकी सकाफत को नजरअंदाज करके, उसके मजहबी नजरियात को नजरअंदाज करके आप किसी भी कंट्री पे काबज नहीं हो सकते। अफजल साहब, इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हुई है सर, OIC इजलास के फैसलों से अफगानिस्तान की सूरत हाल कितनी बदल सकती है और पाकिस्तान को सर इन कोशिशों से क्या समरात हासिल होंगे? देखिए, पाकिस्तान इसमें किरण एक लीडिंग रोल अदा कर रहा है और जो अफगानिस्तान की सूरत हाल देखें, जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने ह्यूमैनिटेरियन एक फंड कायम किया है, उससे एक इनिशिएटिव तो कम अज कम लिया गया और जो UNO की और जो दुनिया की आलमी ताकतें हैं उनमें उनके दरमियान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जो ब्रिजिंग है वो ब्रिजिंग कायम कर दी गई। अब ये ब्रिजिंग इंशाल्लाह इफेक्टिव साबित होगी और जो OIC ने इनिशिएटिव लिया और जो सेक्रेटरीज ने अपने अपने, जैसा कि सऊदी अरेबिया ने 1 लाख रियाल की एड भी उसमें दी और जनरल सेक्रेटरी के जो बयानात और उनके जितना भी एक मुश्तरका जो एलामिया 6 नकाती पेश किया गया कि लोगों को उसमें एजुकेशन वाइज या हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा मौसम कदम है OIC की जानिब से भी और पाकिस्तान की जानिब से ऑब्वियसली, जिसके जबरदस्त समरात पाकिस्तान को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल चौधरी साहब, प्रोग्राम मौजूद थे। क्विकली एक ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। सामने भी धमाका हुआ था तो यहाँ लोगों बहुत लोग उनको बताया भी था, MD ने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है। जब तक कोई मरता नहीं है कोई काम नहीं होता। अब लोग मरे, अब ये नाला भी साफ होगा और जब हम कह रहे थे तो उस वक्त तो कोई काम नहीं कर रहा था। एक जगह नाले के ऊपर है तो एक इदारा किस तरह से उस नाले के ऊपर इमारत कायम करके उसका किराया ले सकता है। अपरेंटली तो ज़ाहिर जिम्मेदारी साइड की आती है। इसमें तो क्लियर कट है कि वो नाले के ऊपर बनाना ही गैर कानूनी चीज़ है कि जिनके पास पेपर होंगे तो उनके खिलाफ भी जो है ऐसी राह अख्तियार करेंगे कि वो लीज पेपर खत्म हो जाए ताकि इन तमाम एरियाज को गिराए। अफसोसनाक वाक़या हुआ है नाज़रीन जिस पर बात करने जा रही हूँ। कराची में नालों पर कायम गैर कानूनी तजावुज़ात शहरियों के लिए किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। नालों को फौलाद और कंक्रीट से बंद करके कई मंजिला इमारतें बना दी जाती हैं जिसकी बुनियादों में गैस प्रेशर बढ़ने से किसी भी लम्हे धमाका हो सकता है और ऐसा खौफनाक धमाका कि आन आन में इंसानी जिस्म के परखचे उड़ा दे, बुलंदोबाला इमारतों को लम्हों में मलबे का ढेर बना दे। ऐसे ही कुछ हुआ है 2 दिन पहले कराची के इलाके शेरशाह में पराचा चौक पर, जहां नाले में गैस भर जाने से होने वाले धमाके में 17 लोग अपनी जान से चले गए, जिनमें PTI MNA आलमगीर खान साहब के वालिद और अक्सरियत गरीब और मेहनत कश लोगों पर मुश्तमिल थी। बहुत से दूसरे शहरों से कराची मेहनत मजदूरी के लिए आने वाले लोग थे। कोई खुद गार्ड था लेकिन अपने बच्चों को फौज में ऑफिसर बनाने के ख्वाब देखा करता था। कोई छुट्टी के दिन अपने बच्चों से उन्हें घुमाने फिराने का वादा करके आया हुआ था। कोई अपनी बूढ़ी बेवा माँ और
छोटे बहन भाइयों का वाहिद कफील था, तो कोई अपने माजूर बच्चे को दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर चला गया है। फिरदौस खान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, भाई हैं कैशियर मीर आफरीदी जो इस धमाके का शिकार हो गए हैं। सबसे पहले तो ताज़ियत कबूल कीजिए हमारी तरफ से। कितने पसमानदगान हैं, इनके घर वालों की क्या कैफियत है इस वक्त? यकीनन बहुत तकलीफ दे वाक़या है ये। जी 2 उनके बेटे हैं और 6 उनकी बेटियां हैं और 5 उनके जो है ना भाई है और 2-3 बहनें हैं। ज़ाहिर है कि उनके ख़ानदान को बहुत शदीद झटका लगा है और एक नागानी आफत थी। और अभी आप ज़िक्र भी कर रही थी कि जहाँ पर भी गैर कानूनी तजवीज़ात बने उनके ख़िलाफ़ जो है ना कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे तजवीज़ात को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। ऐसे तजवीज़ात का जो है ना लीज़ भी कैंसिल करना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। बिल्कुल फिरदौस साहब, क्योंकि आपके ऊपर गुजरी है तो आप ज़्यादा इस तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं। आपके भाई की आखिरी बार आपसे क्या बात हुई थी या घर पे क्या कहकर गए थे? चूँकि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, मैं और वाले साहब जो है ना गाँव गए हुए थे और 10-15 दिन पहले उनसे टेलीफोन पे बात हुई थी, तो वो अक्सर हमारी खैर खैरियत पूछते थे। वाले साहब की भी खैर खैरियत, वो भी मेरे साथ थे गाँव में जो है ना, सर्दी भी थी तो अक्सर हफ्ते 10 दिन में जो है ना उनसे बातचीत होती रहती थी। मेरी सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि जो ये गैर कानूनी इमारतों को रेगुलराइज करने जा रही है तो इस वाक़े पर ज़रा गौर कर लें, इस वाक़े को देख लें और उसके बाद सोचें कि आपने करना क्या है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।